हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन आरएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको स्वागत करता हूं। मैं पिछले अध्याय में पढ़ाया था यूरोप के राष्ट्रवाद। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं लेक्चर 2 के माध्यम से आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए कमर कस लीजिए। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपके साथ मैं हमेशा साथ रहूंगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले हम कल बेसिक नॉलेज नेपोलियन के बारे में जाने थे। आज नेपोलियन के कार्यों के बारे में जानेंगे, नेपोलियन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। नेपोलियन किस प्रकार यूरोप में अपने प्रभाव को जगाता है, अपनी योग्यताओं के कारण यूरोप में किस प्रकार अपनी पहचान बनाती है नेपोलियन, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन युग की शुरुआत की बात करते हैं तो सन 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन युग कब से कब तक कहा जाता है, तो 1804 से लेकर 1815 के काल को नेपोलियन काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में नेपोलियन ने फ्रांस के वास्तविक धरती को चेंज कर देता है, वास्तविक धरती को बदल देता है। तो उसी के बारे में हम नेपोलियन के कार्यों के बारे में, नेपोलियन के युग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सन 1804 में नेपोलियन की कहानी देखते हैं। नेपोलियन की कहानी से पहले कुछ इंपोर्टेंट बात है जो उसको हम देखेंगे। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है और इसी क्रांति से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद नामक शब्द की पैदा होती है। इसी राष्ट्रवाद नामक शब्द जब पैदा होती है तो पूरे यूरोप में जो बिखरा हुआ क्षेत्र है वह बिखरा हुआ क्षेत्र एकीकरण के रूप में आने लगता है। अब सर, अब एकीकरण क्या होता है? तो एकीकरण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि बिखरा हुआ क्षेत्र को इकट्ठा करना, बिखरे हुए हिस्सा को अपने हिस्सा में मिलाना ही एकीकरण कहलाता है। तो यह यूरोप के राष्ट्रवाद से ही शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1799 ईस्वी में क्या होता है, जब फ्रांस की क्रांति शुरू होने से पहले, जब फ्रांस की क्रांति शुरू होती है लुई सोलहमा के खिलाफ, तो 1793 ईस्वी में लुई सोलहमा को फांसी दे दिया जाता है। इतना तो आपको मालूम होगा। 1793 ईस्वी में जब लुई सोलहमा को फांसी दे दिया जाता है, और 1793 से पहले क्या होता है कि लुई सोलहमा फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड भाग जाता है। वहां से उसको पकड़ कर लाता है, उसको फांसी दे दिया जाता है फ्रांस के जनता द्वारा, फ्रांस के असेंबली द्वारा। आगे 1794 में क्या होता है, फ्रांस में क्या एक व्यवस्था था लुई सोलहमा के शासनकाल में, कि जब राजा नहीं हुआ करता था और एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत सरकार को चलाया जाता था, उसे डायरेक्टरेट कहा जाता था। तो डायरेक्ट की शक्ति को भी 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है। आगे है 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में अब देखा जाता है कि फ्रांस का सत्ता किसके हाथों में आने वाला है। तो उस समय 1799 ईस्वी में जब बुर्बोन समाप्त होता है, लुई सोलहमा की शासन खत्म होता है, तो फ्रांस के जनता क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का चांसलर बना देता है। मतलब फ्रांस का चांसलर 1799 ईस्वी में बनता है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे देखते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। अब नेपोलियन का कार्य शुरू होता है 1804 से। 1804 में 1799 में जब नेपोलियन फ्रांस का चांसलर बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां की जनता नेपोलियन से बहुत प्रभावित होकर खुश हो जाता है। नेपोलियन से प्रभावित होकर वहां की फ्रांस की जनता खुश होता है। तो 1804 ईस्वी में फ्रांस की जनता नेपोलियन को फ्रांस का राजा बना देता है। तो यह पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बनता है? 1804 में बनता है। 1804 में फ्रांस का राजा बनता है नेपोलियन। जब वह राजा बनता है नेपोलियन 1804 में, तो फ्रांस में बहुत सारे कार्य करता है और फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। जैसे में 1804 में क्या होता है, जब फ्रांस का राजा बनता है नेपोलियन, 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1804 में ही नेपोलियन संहिता लागू करता है। नेपोलियन संहिता क्या है? जब 1804 में फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट बना, जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, तो नेपोलियन क्या करता है, लुई सोलहमा द्वारा जितने भी कानून था सबको खत्म कर देता है और अपना नाम से नेपोलियन संहिता मतलब नेपोलियन कानून लेकर आता है। इसे नेपोलियन कानून ही कहा जाता है, नेपोलियन संहिता को। 1804 में नेपोलियन संहिता लेकर आता है। इस संहिता के माध्यम से पूरे फ्रांस में
मौलिक अधिकार, फ्रांस के लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, गणतंत्र का स्थापना, राजतंत्र खत्म करके गणतंत्र का स्थापना अपनाता है पूरे फ्रांस में। और पूरे फ्रांस में ही नहीं, नेपोलियन को देखकर यूरोपियन जितने भी कंट्री था जहां बुरो वंश का शासक था, वहां भी नेपोलियन का प्रभाव नजर आने लगता है धीरे धीरे। अब देखिए 1804 में आपको क्या बताया है कि नेपोलियन संहिता लागू हुआ। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। जब फ्रांस का राजा बना तो अपना कानून लेकर आएगा। 1804 में एक कानून लेकर आता है नेपोलियन संहिता। फिर 1815 ईस्वी में क्या करता है, देखिए 1815 ईस्वी में नेपोलियन की शक्ति को रोकने के लिए यूरोप के कुछ ऐसे भाग, अब देखिए हम यूरोप के कुछ भाग लेते हैं। ई ऑस्ट्रिया लिए, बगल में प्रसा लिए, इस बगल में अगर लेते हैं, इस बगल में लेते हैं हम, इस बगल में रूस लेते हैं, जर्मनी लेते हैं, इटली लेते हैं। यूरोप के कुछ ऐसा देश जैसे में इटली, जर्मनी, फ्रांस, प्रसा, ऐसे कंट्री था जहां नेपोलियन का वर्चस्व नहीं था। नेपोलियन इन क्षेत्रों पे अपना वर्चस्व नहीं जमा पाया। लेकिन इसके विरोध में, नेपोलियन के विरोध में एक देश आता है, ऑस्ट्रिया आता है, इटली आता है। अब समझिए यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन को रोकने के लिए क्या करता है, नेपोलियन को रोकने के लिए 4 देश मिलकर नेपोलियन से युद्ध लड़ता है। इस देश का नाम है, 4 देश का नाम है, एक है रूस, एक आएगा प्रशा, एक आएगा ब्रिटेन, एक आएगा ऑस्ट्रिया। ये 4 देश मिलकर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 देश मिलकर नेपोलियन से युद्ध करता है। और यह युद्ध 1815 ईस्वी में होता है और इस युद्ध का नाम है वाटरलू युद्ध। और इस युद्ध में मेरे प्यारे बच्चों नेपोलियन हार जाता है। अब यहां पे समझिए, ऑस्ट्रिया अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, ऑस्ट्रिया अपनी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन से युद्ध लड़ता है और इस युद्ध को नाम देता है वाटरलू युद्ध। यह वाटरलू युद्ध की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह वाटरलू युद्ध बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पे यह युद्ध होता है। इसी वाटरलू नामक स्थान के नाम से ही वाटरलू युद्ध इसका नाम दिया जाता है। यह युद्ध, वाटरलू युद्ध 1815 ईस्वी में फ्रांस वर्सेस रूस, प्रशा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलकर क्या करता है, नेपोलियन से युद्ध करता है और नेपोलियन को परास्त कर देता है। नेपोलियन को 1815 ईस्वी में क्या करता है, ये ऑस्ट्रिया के राजा उस समय, ऑस्ट्रिया के चांसलर उस समय मेटरनिख था। मेटरनिख क्या करता है, नेपोलियन को कैदी कर लेता है, नेपोलियन को कैदी बना लेता है और इसे सेंट हेलेना नामक टापू पे 1921 में सेंट हेलेना नामक टापू पे इसको निर्वासित कर देता है। सेंट हेलेना नामक टापू पे इसे कैदी बनाकर रख देता है। 1815 में कैदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर
रख देता है। इसे 6 साल तक नेपोलियन को 6 साल तक कैदी बनाकर रखता है, कैदी बनाकर रखता है, कैदी बनाकर रखता है और सन 1821 ईस्वी में नेपोलियन का अंत हो जाता है। नेपोलियन का अंत हो जाता है, नेपोलियन का अंत हो जाता है सन 1821 में। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब नेपोलियन को कैदी बना लेगा 1815 ईस्वी में, जब फ्रांस के राजा नेपोलियन को हरा देता है और नेपोलियन को कैदी बना दिया जाता है, तो फ्रांस के राजा आखिर बनेगा कौन? तो इसके आगे वहां का राजा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस के बाद 1815 ईस्वी से लेकर 1824 ईस्वी तक वहां का राजा बनता है लुई 18वां। लुई 18वां वहां के राजा बनता है। अब सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, सन 1815 ईस्वी में जब वाटरलू युद्ध होता है, इस युद्ध में नेपोलियन हारा जाता है, तो फ्रांस के राजा 1815 ईस्वी में लुई 18वां फ्रांस का राजा बनता है और फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। जब फ्रांस की गद्दी पे बैठता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लुई 18वां अपना कानून लेकर आता है। लुई 18वां समान नागरिक संहिता को लागू करके रखता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को लागू करता है और सन 1824 तक फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठता है? लुई 18वां। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सन 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन हार जाता है, जब नेपोलियन हार जाता है 1815 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया मिलकर इसे हराता है, तो ऑस्ट्रिया क्या करता है? ऑस्ट्रिया करता है फ्रांस में रणनीति करना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रिया, जब ऑस्ट्रिया फ्रांस में इन्वॉल्व होता है, उस समय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था वो मेटरनिक था। और जब युद्ध के बाद फ्रांस ने अपनी रणनीति बनाने के लिए मेटरनिक एक सम्मेलन करता है। सन 1815 में ही एक सम्मेलन होता है। 1815 ईस्वी में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन या इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन नाम दिया गया। वियना कांग्रेस सम्मेलन नाम दिया गया। वियना कांग्रेस सम्मेलन नाम दिया गया। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन का अंत होता है, तो ऑस्ट्रिया फ्रांस में अपनी रणनीति करना शुरू कर देता है। उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक ने
मीटरनिक ने फ्रांस में रणनीति बनाने के लिए एक सम्मेलन का उद्देश्य रखता है। 1815 ईस्वी में मीटरनिक ने एक सम्मेलन करता है। इस सम्मेलन का नाम देता है वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन देता है। वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या आप जानेंगे कि वियना सम्मेलन क्यों किया गया। वियना सम्मेलन की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन, वियना कांग्रेस सम्मेलन। अब यहां पे समझिए, पहला टॉपिक हम अगर यहां से निकालते हैं, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन 1800 कितना में 15 में होता है। वियना सम्मेलन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन की बात करते हैं, यह होता है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। इस सम्मेलन का अध्यक्ष, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के अध्यक्षता में, मेटरनिक के अध्यक्षता में, अध्यक्षता में पूरा करवाया गया, पूरा करवाया गया। मतलब जब नेपोलियन को परास्त करता है चार देश मिलकर 1815 ईस्वी में, तो ये चारों देश फ्रांस को में अपनी रणनीति फैलाने के लिए, फ्रांस में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, फ्रांस के जगह पर अपना कब्जा करने के लिए एक सम्मेलन करता है, वियना सम्मेलन। इस वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस सम्मेलन ही कहते हैं। यह वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में ही होता है। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी या वियना में होती है। वियना सम्मेलन की अगर बात करते हैं, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक की अध्यक्षता में यह वियना सम्मेलन पूरा करवाया जाता है। अब वियना सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि वियना सम्मेलन को बैठक करने की क्या जरूरत है। इस बैठक जब वियना सम्मेलन जब की बैठक होती है, इस बैठक में किस विषय पे बात होती है, किस मुद्दा पे बात होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन का उद्देश्य, वियना सम्मेलन का उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम कि पहला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना।
पुरातन व्यवस्था लागू करना। दूसरा, फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना। दूसरा, समान नागरिक संहिता को खत्म करना, समान नागरिक संहिता को समाप्त करना। अगला टॉपिक है तीसरा, इटली को अलग-अलग, इटली को कई हिस्सों में, भागों में बांटना। मतलब इस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन का कई उद्देश्य था। पहला उद्देश्य है फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना। पुनः पुरातन व्यवस्था का मतलब होता है जब 1789 से पहले लुई सलाहमा का जब शासन था, वैसा शासन व्यवस्था पुनः फ्रांस में लाना। मतलब फ्रांस में जो समान नागरिक संहिता लाया गया है नेपोलियन संहिता लाया गया है, नेपोलियन द्वारा समान नागरिक संहिता लुई 18वां द्वारा लाया गया है, इस सब को खत्म करके पुनः पुरातन व्यवस्था, मतलब नंबर 4 में पुनः फ्रांस में राजतंत्र, व्यवस्था लागू करना। पुनः फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था लागू करना, यह वियना सम्मेलन का उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक बारी और देखते हैं वियना सम्मेलन का उद्देश्य। फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना, फ्रांस में समान नागरिक संहिता को समाप्त करना, या इसे नेपोलियन संहिता को भी समाप्त करना। नेपोलियन संहिता को भी क्या करना है? समाप्त करना है। इटली को विभिन्न भागों में बांटना, इटली को कई हिस्सा में बांट देता है ऑस्ट्रिया। जब वियना सम्मेलन में, क्योंकि इटली को विभिन्न भागों में बांटने का उद्देश्य था, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में इटली एकमात्र ऐसा देश था जहां पोप के हिसाब से इटली को चलता था। पोप क्या होता है? ईसाई धर्म को संरक्षण करने वाले लोग पोप कहलाते थे। उस समय पोप जैसे बोलता था वैसे स्टेट को और कंट्री को चलाया जाता था। तो पुनः फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था लागू करना किस सम्मेलन का उद्देश्य है? वियना सम्मेलन। अब देखते हैं आगे। वियना सम्मेलन में इटली को कई हिस्सा में बांट देता है। ये इटली है, मान लीजिए इटली को विभिन्न हिस्सा में बांटने का प्रयास करता है। इटली को विभिन्न हिस्सा में बांटने का प्रयास करता है। इटली को विभिन्न हिस्सा में बांटने का प्रयास करता है।
अब देखिए, कुछ हिस्सा की बात करते हैं, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा और मध्य हिस्सा। ये इटली के अलग अलग दिशाओं में इटली को अलग अलग क्षेत्र में बांट देता है। जैसे इटली के मध्य वाला क्षेत्र पोप को दे दिया जाता है, इटली को मध्य वाला हिस्सा, रोम वाले हिस्सा जो इटली की राजधानी है, यह पोप को दे दिया जाता है। कुछ हिस्सा साडिया पिडमाउंट में मिला दिया जाता है। इटली के कुछ हिस्सा फर्डिनेंड के हाथों पे दे दिया जाता है। यह वियना सम्मेलन में ही बोला जाता है कि इटली को अलग थलग करने का विचार है, और इस सम्मेलन से ही इटली को विभिन्न हिस्सा में बांटता है। ये अगर देखा जाए तो इसको उत्तरी हिस्सा में बांटता है, इसको दक्षिणी हिस्सा में बांटता है, इसको पूर्वी हिस्सा में बांट देता है, इसको पश्चिमी हिस्सा में बांट देता है और इसको मध्य हिस्सा में बांट देता है। अलग अलग हिस्सा अलग अलग राजवंशों को दे दिया जाता है। कुछ हिस्सा आर्लियंस वंश को दे दिया जाता है, कुछ हिस्सा पोप के हाथों में दे दिया जाता है, कुछ हिस्सा साडिया पिडमाउंट में मिला दिया जाता है, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों में चला जाता है। मतलब इटली को विभिन्न क्षेत्रों में बांट देता है और इटली को अलग थलग कर देता है। जब नेपोलियन फ्रांस का राजा था तो उस समय पूरे यूरोप का एकीकरण करने का प्रयास किया गया था। जब नेपोलियन हार जाता है, जब निरंकुशवादी नेता आता है, निरंकुशवादी जब बादशाह आता है पूरे यूरोप में, तो यूरोप को अलग थलग करने का प्रयास करना शुरू कर देता है। तो चलिए आगे देखते हैं सन 1824 में अब यहां पे समझिए, 1824 से पहले फ्रांस के राजा लुई 18वां था। जब ये इसकी गद्दी छीन लिया जाता है लुई 18वां को, तो फ्रांस का राजा बनता है चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बनता है। अब चार्ल्स दसम के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स दसम क्या करता है? 1824 में फ्रांस का राजा बनता है। कब बनता है? 1824 में बनता है। सन 1824 में फ्रांस का राजा लुई 18वां कौन बना? फ्रांस का राजा कौन बना? चार्ल्स दसम बना। अब चार्ल्स दसम के बारे में देखेंगे। चार्ल्स दसम का विचार देखेंगे। अब देखिए, इसका विचार भी लुई 16वां से कम नहीं था। लुई 16वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही कानून हूं। आई एम द स्टेट, आई एम द लीगल। मैं अपने मुंह से जो कुछ भी बोलता हूं वह सब नियम है, वह सब कानून है, फ्रांस में लागू होगा। उसी प्रकार इसका समान विचारधारा वाले लोग आता है चार्ल्स दसम, यह फ्रांस के राजा बनता है। और यह फ्रांस के राजा कब बना मेरे प्यारे बच्चों? 1824 में बना फ्रांस का राजा। जब यह फ्रांस का राजा बनता है तो यह अपना प्रधानमंत्री बनाता है, अपना पर्सनल पीओ बनाता है
ई बनाता है प्लोगेनिक को। प्लोगेनिक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब प्लोगेनिक जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे ही चार्ल्स दसवां करेगा। जब ये प्लोगेनिक जैसे जैसे सोचेगा ओकरे हिसाब से चार्ल्स दसम चलेगा। तो अब प्लोगेनिक के बारे में हम समझेंगे कि प्लोगेनिक फ्रांस के लिए क्या क्या करता है। प्लोगेनिक और चार्ल्स दसम मिलकर क्या करने वाला है फ्रांस में। चलिए प्लोगेनिक और चार्ल्स दसम के विचारधाराओं को फ्रांस में समझते हैं। चलिए हम आते हैं। प्लोगेनिक प्लस चार्ल्स दसम ये दोनों मिलकर फ्रांस का गद्दी संभालेगा। ये दोनों मिलकर ही फ्रांस को चलाएगा। अब ये दोनों मिलकर ही फ्रांस को चलाने वाला है। जब प्लोगेनिक को चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री बनाता है तो प्लोगेनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक ये है। प्लोगेनिक एक निरंकुशवादी नेता प्लोगेनिक एक फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था लाना चाहता था। राजतंत्र व्यवस्था लाना चाहता। राजतंत्र व्यवस्था लाना चाहता था। प्लोगेनिक एक उदारवादी विचारधाराओं पे न चलकर उदारवादी लोगों को परेशान करना एवं शोषण करना शुरू कर दिया था। प्लोगेनिक अभिजात्य वर्ग को बढ़ावा दिया। अभिजात्य वर्ग का मतलब होता है फ्रांस में अमीर लोगों को बढ़ावा देता। फ्रांस में जो जमींदार लोग हैं, फ्रांस में जो वकील है, सेना में भर्ती, उस लोगों को बढ़ावा देता है प्लोगेनिक। और मजदूर लोगों को टैक्स फिर से लागू कर देता है फ्रांस में। तो प्लोगेनिक के खिलाफ अब देखिए, प्लोगेनिक और चार्ल्स दसम दोनों मिलकर फ्रांस को चलाएगा। फ्रांस में प्लोगेनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक रूप में जाना जाता है। यह निरंकुशवादी नेता था जो फ्रांस के जनता के हित में न सोचकर अपने हितों में काम करता था। फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था लाना चाहता था। उदारवादी लोगों को परेशान करना एवं शोषण करना शुरू कर दिया था। तो फ्रांस के मजदूर लोग फ्रांस में प्लोगेनिक के खिलाफ आंदोलन होना शुरू होता है।
आंदोलन होना शुरू होता है, इसी आंदोलन में प्लोगेनिक एक और गलती कर बैठता है। अब प्लोगेनिक जान रहा है, चार्ल्स दसम जान रहा है कि फ्रांस में हमारे विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, तो इसमें प्लोगेनिक को नया कानून लाने की क्या जरूरत था अगर फ्रांस में शासन करना था। तो प्लोगेनिक एक नया नियम लेकर आता है, 4 अध्यादेश जारी करके 25 जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश जारी करता है, 4 अध्यादेश जारी करता है, 4 अध्यादेश जारी करता है, जारी कर देता है, जारी कर देता है। जब ये 4 अध्यादेश जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 4 अध्यादेश जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों, जब 4 अध्यादेश जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां के उदारवादी लोग, तो वहां के उदारवादी लोग सड़क पर उतर जाता है, सड़क पर उतर जाता है प्लोगेनी के खिलाफ, प्लोगेनी के खिलाफ, प्लोगेनी के खिलाफ। किसके खिलाफ उतरेगा? प्लोगेनी के खिलाफ उतरेगा। कब उतरेगा? 25 जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश जारी करता है, तो उदारवादी लोग मतलब आम लोग, जिसका विचार देश के प्रति हो, राष्ट्रवाद, देश के प्रति राष्ट्रवादी नामक शब्द पैदा होता है ऐसे लोगों का। उदारवादी लोग क्या करता है? प्लोगेनी के खिलाफ क्या करेगा? आंदोलन करना शुरू करता है 25 जुलाई 1830 में। जब 25 जुलाई 1830 में आंदोलन होता है, 25 जुलाई 1830, 4 अध्यादेश इसका विरोध करता है। इसका विरोध करेगा कौन? इसका विरोध करेगा उदारवादी लोग। उदारवादी लोग विरोध किया। जब ये अध्यादेश वापस नहीं लिया अध्यादेश लिया, तो इसके 3 दिन ही बाद मतलब 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध हो जाता है। मतलब फ्रांस के जनता लोग खुद में मार करने लगता है। कब गृह युद्ध होता है? 28 जुलाई 1830 को होता है। क्यों होता है? अध्यादेश जारी करने के बाद। इसके अध्यादेश विरोध कौन करता है? उदारवादी लोग। और उदारवादी जब प्लोगेनिक इस अध्यादेश को वापस नहीं लेता है, तो इसके 3 दिन बाद ही 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध हो जाता है, और इसी युद्ध को जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? पचनावनी में क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा फ्रांस में 1824 ईस्वी में फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम बनता है। चार्ल्स दसम जब फ्रांस का राजा बनता है तो अपना प्रधानमंत्री प्लोगेनी को बनाता है। प्लोगेनी के घोर प्रतिक्रियावादी निरंकुशवादी नेता था, जो लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र को फ्रांस में लाना चाहता था, जिसे उदारवादी लोग इससे परेशान था और उदारवादी लोग इससे असंतुष्ट था।
उदारवादी लोग प्लोगेनिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करना शुरू कर दिया था। इसी आंदोलन के बीच में प्लोगेनिक ने 4 अध्यादेश जारी करके 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी करके फ्रांस में तहलका मचा देता है और यही अध्यादेश 3 दिन बाद गृह युद्ध में बदल जाता है और यही युद्ध 1830 की क्रांति कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जुलाई 1830 की क्रांति आपको समझ में आया होगा। अगले दिन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों जुलाई 1848 की क्रांति पढ़ेंगे, 1848 की क्रांति पढ़ेंगे सिर्फ। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं। यह जो मेरा वीडियो है आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिलेगा और यह नया चैनल है। आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है और लाइक करने की जरूरत है और दोस्तों को बताने की जरूरत है कि भाई यहाँ एक नया चैनल बना है जहां नए नए टॉपिक और बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग आराम से पढ़िए और बहुत कम समय है आपके पास, जितना पढ़िएगा उतना ही नंबर आपका मार्क्स बढ़ने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।